जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, हम अपना लेक्चर दोबारा स्टार्ट करते हैं। अभी हम काइनेटिक डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियोएक्टिव डिके की। हम कहते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है ए और वो कन्वर्ट हो रहा है बी में। कैसे? रेडिएशन एमिट करके कि उसके अंदर से रेडिएशंस निकल रही हैं, दैट मे बी अल्फा और बीटा पार्टिकल, तो वो बी में जा रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास टाइम का क्या रिलेशन है ऐसा होने में, यानी ए से बी में जाने में। हम कहते हैं कुछ अमाउंट थी उसकी, उसको हमने एन नॉट कह दिया। एन नॉट इनिशियल अमाउंट है। जैसे हम कहते हैं शुरू में 5 ग्राम था या 10 ग्राम था, या हम उनकी तादाद ले लें, यानी उनका जो तादाद है पार्टिकल की उसको ले लें, या फिर हम नॉर्मली ग्राम में या केजी में जो भी है, शुरू में हमने अमाउंट ली हुई है वो एन नॉट है। हम कहते हैं कि शुरू में हमारे पास ए जो था, ए एलिमेंट जो है वो एन नॉट था, मतलब लेट्स सपोज एन नॉट हम कहते हैं 10 ग्राम था, या हम कहते हैं इसके 1 लाख पार्टिकल थे। तो अब क्या हुआ? तो वो पार्टिकल जो है वो डिसइंटीग्रेट हुए, मतलब वो एलिमेंट जो है वो टूटा, अल्फा बीटा पार्टिकल उसमें से निकले और एलिमेंट जो है वो कन्वर्ट हुआ बी में। तो उसके लिए टाइम लगा। हम कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम ज़ीरो टाइम है शुरू में जैसे, तो फिर वो डिसइंटीग्रेट हो गया, ए बी में चला गया, तो हम उसको टाइम टी कह रहे हैं कि टाइम टी में जो है वो उसके जो पार्टिकल हैं एन एन नॉट से टूटना शुरू हो गया, यानी शुरू में एन नॉट थे, अब जो बाकी बचे हैं आफ्टर टाइम टी, सर्टेन टाइम, कुछ भी टाइम हम कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं कैपिटल एन। यानी शुरू में जो पार्टिकल मौजूद थे, जैसे हम कहते हैं 10 ग्राम था तो हमने उसे एन नॉट कहा। तो जो पार्टिकल हम कह रहे हैं आफ्टर टाइम टी, मतलब कुछ टाइम बाद जो पार्टिकल बाकी बच गए हैं, जो भी डिसइंटीग्रेट नहीं हुए, उसको हम कैपिटल एन कह देते हैं। यानी उसमें हम नॉट नहीं लगाते, सिर्फ एन कहते हैं। कुछ टाइम बाद हम कुछ टाइम हम कहते हैं आफ्टर टाइम टी। टी के बाद जो एन थे, एन नॉट थे, वो अब एन में रह गए, मतलब उसमें से कुछ ऐसा हिस्सा भी है जो डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी टूट फूट का शिकार हो गया, किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज हो गया। जो नहीं चेंज हुए उसको कैपिटल एन कह रहे हैं, जो टोटल थे वो एन नॉट है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो चेंज होने वाले हैं वो कैसे निकलेंगे? जैसे हम कहते हैं 10 ग्राम थे तो 3 ग्राम बाकी बचे, तो 10 में से 3 निकला, तो 7 ग्राम जो थे वो टूट फूट गए, यानी कि दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे ही हम कहते हैं ओरिजिनली एन नॉट थे और जो बाकी बच रहे हैं वो एन है। तो एन नॉट में से अगर हम एन को माइनस करेंगे तो ये वो वाले एलिमेंट होंगे जो कि डिसइंटीग्रेट हो गए। तो हम कहते हैं एन नॉट माइनस एन, ये आफ्टर टाइम टी की बात कर रहे हैं। अब हम इसका रेट, कैनेटिक्स में एक्चुअली हम देखते हैं टाइम के साथ रिलेशन किसी भी रिएक्शन का, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसका, रेट ऑफ, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, हम डिसइंटीग्रेशन कहेंगे। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है उसको हम डी एन बाई डी टी से इंडिकेट कर रहे हैं। और डी बाई डी टी ये जो है डिफरेंशियल टर्म्स हैं, ये मैथ में इस्तेमाल होती हैं, यानी कोई थोड़ी अमाउंट के लिए हम डी का इस्तेमाल करते हैं, डी बाई डी टी का। टाइम के हवाले से रेट के लिए डी बाई डी टी लगाते हैं। तो हम कहते हैं कि जो अनडिसइंटीग्रेटेड जो पार्टिकल हैं या अनडिसइंटीग्रेटेड जो एलिमेंट है वो कैपिटल एन है। तो शुरू में एन थे, नॉट थे, अब कुछ टाइम बाद एन बकाया बच गए। हम कहते हैं शुरू में 1 लाख थे, तो अब जो है हम कहते हैं 60,000 बच गए, तो 40,000 जो है वो कन्वर्ट हो गए। तो जो 60,000 बचने वाले हैं उसको हम कैपिटल एन कह रहे हैं। 1 लाख जो थे वो एन नॉट थे, तो रेट हम ले रहे हैं डी एन बाई डी टी का, यानी जो 60,000 का रेट है आफ्टर टाइम टी, तो हम इसे ले रहे हैं डी एन बाई डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन।
एन जो है वो अनडिसइंटीग्रेटेड है, जो तादाद है उनकी जो नहीं हुई, यानी 60,000। 40,000 डिसइंटीग्रेट हो गए तो 60,000 जो बच रहे हैं, लेट्स सपोज हमने 1 लाख लिए थे, तो 60,000 जो बच रहे हैं उसको हम कैपिटल एन कह रहे हैं। तो इसका जो रेट है डी एन बाई डी टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल एन के, मतलब जितने ज़्यादा होंगे बाकी बचने वाले, उतना ही ये रेट उसके साथ नेगेटिव के साथ होगा। नेगेटिव साइन मतलब जो तादाद है इसकी एक ही कम हो रही है ना, कम हो रही है, डिसइंटीग्रेशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू की जब साइन लगाते हैं तो लैम्डा लगा देते हैं साथ में। लैम्डा जो है ये यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे हम डिके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए लैम्डा की वैल्यू मुख्तलिफ होती है। तो लैम्डा की वैल्यू जो है ये जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, कंसंट्रेशन या प्रेशर है, इन पे डिपेंड नहीं करती। लैम्डा को हम नॉर्मली जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, चूँकि इसकी यूनिट जो इसकी होगी वो होगी पर मिनट या पर सेकेंड या पर आवर या पर डे या पर ईयर की शक्ल में हम इसे लिखते हैं। अब हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे था ना डी एन बाई डी टी, और माइनस साइन भी है और उस तरफ है लैम्डा एन। हम एन को डी टी की जगह पे ले आते हैं, डी टी को एन की जगह पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे बनेगा लैम्डा डी टी और यहाँ पे आ जाएगा डी एन बाई एन। जैसे यहाँ पे डी एन बाई एन आ गया। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट फिर ये मैथमेटिक्स में आ जाता है, ये हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये इस तरह का इंटीग्रल होता है। ये इंटीग्रेशन के लिए जैसे डी बाई डी टी जो था ना, ये डेरिवेटिव के लिए, ये मैथ वाली टर्म है, डेरिवेटिव के लिए हम किसी चीज़ को तकसीम करना चाह रहे हैं तो डेरिवेटिव लेते हैं, अगर हम उसे सम करना चाह रहे हैं तो हम इंटीग्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पे ये डेफिनेट इंटीग्रल लिया गया है। इंटीग्रेशन दो तरह की होती है, एक होती है ना इनडेफिनेट इंटीग्रल, आप लोगों ने मैथ तो थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, शायद आइडिया होगा आप लोगों को। डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल वो होता है जिसमें हम लिमिट लगा देते हैं, इनडेफिनेट वो होता है जिसमें हम लिमिट नहीं लगाते, यानी ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट। दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारे पास जो थी ना वो एन नॉट थी, यानी शुरू में जो पार्टिकल की तादाद है, जैसे हमें 1 लाख कह रहे हैं तो 1 लाख एन नॉट है, और हम कहते हैं कुछ टाइम बाद वो 60,000 बकाया रह गए, 40,000 निकल गए हैं, टूट गए हैं, तो जो 60,000 बकाया रह गए उसको हम कैपिटल एन कह रहे हैं। तो ये हमारे पास एक लिमिट है, इनिशियल लिमिट, और इसको हम फाइनल लिमिट कहते हैं। और यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये फार्मूला होता है डी एक्स हम किसी भी इंटीग्रेशन के लिए लाजमी लगाते हैं, अगर इसके नीचे एक्स है दैट इज कॉल्ड एल एन एक्स, तो ये नेचुरल लॉग आ जाता है इसका एक्स का। ये कब होता है? जब कोई चीज़ नीचे मौजूद हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो हम उसका लॉग ले लेते हैं, ये फार्मूला है इसका इंटीग्रेशन का। इसी तरह से अगर हम वन हो, कुछ भी ना हो, तो हम डी एक्स लें यहाँ पे, तो इसका जो आंसर आता है दैट इज एक्स, यहाँ पे एक्स आंसर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं था, लैम्डा इज अ कांस्टेंट, लैम्डा इंटीग्रेशन में इसकी नहीं होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 2 4 5 6 है, कोई कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाती है। डी टी यहाँ पे सिर्फ बचता है, तो डी टी यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 की जगह पे यहाँ पे टी आ जाएगा। ये एक्चुअली एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, पावर रूल से बोलते हैं ना। तो इस एक्स की पावर एन होती है ना, इसका अगर हम इन वो ले लें, इंटीग्रेशन ले लें, तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है। ये आपको इंटीग्रेशन आती है, डेरिवेशन इंटीग्रेशन वही आती है एन प्लस 1, तो यहाँ पे नीचे भी हम लगा देते हैं एन प्लस 1, एक्स की पावर एन प्लस 1 और नीचे लगा देते हैं एन प्लस 1। तो यहाँ पे 1 होता है ना, तो 1 को हम एक्स की पावर 0 भी लिख सकते हैं ना, किसी भी चीज़ की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लिखते हैं 0 प्लस 1, और नीचे भी इसी रूल से
0 प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही पावर रूल लगता है, दैट इज कॉल्ड पावर रूल। इसको हम पावर रूल बोलते हैं, पावर रूल फॉर इंटीग्रेशन, पावर रूल फॉर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे पावर रूल लग गया। पावर रूल की वजह से ये वाला जो 1 है ये t में कन्वर्ट हो गया, और ये n जो है ये वाला रूल लग गया यहाँ पे ना। अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो किसी भी x का या t का, तो हम उसे ln लगा देते हैं। यहाँ पे ln n आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन तो रहेगा। और फिर यहाँ पे अपर लिमिट इसकी n है और लोअर लिमिट इसकी n आ गया। यहाँ 0 और t, 0 लोअर लिमिट है और t जो है अपर लिमिट है। तो ये होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हम फंक्शन में वैल्यू पुट कर देते हैं अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। तो यहाँ पे n माइनस n आ जाएगा। इस माइनस साइन को उठा के हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ t माइनस 0 तो t रह जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस साइन इस तरफ आ जाती है। इसको हम लिख सकते हैं, ये एक लॉग का प्रिंसिपल है, log m माइनस log n दैट इज इक्वल टू log m बाय n। अब हम इसका एंटी लॉग लेते हैं, यानी एंटी ln लेंगे। यहाँ पे नेचुरल लॉग है, एंटी ln लेंगे। नेचुरल लॉग का जब एंटी ln लेते हैं ना, तो यहाँ पे e आ जाता है, क्योंकि इसकी बेस e होती है। तो यहाँ पे e की पावर माइनस लैम्डा टी आ जाएगा। तो हम n नॉट को दूसरी तरफ ले जाते हैं इस तरफ, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है, n इज इक्वल टू n नॉट e माइनस लैम्डा टी। अब कैपिटल एन है इसमें, कैपिटल एन का मतलब है कि जो अमाउंट है डिसइंटीग्रेट नहीं है, और एन नॉट का मतलब है जो शुरू में अमाउंट मौजूद थी। और ई जो है ये नेचुरल लॉ की बेस है, इसकी कुछ सर्टेन वैल्यू होती है 2.71 समथिंग। और लैम्डा जो है ना ये डिके कांस्टेंट है, और टी जो है ये टाइम है, जो हम कहते हैं सर्टेन टाइम बाद। तो ये काइनेटिक्स जो है ये इसकी इक्वेशन है। जस्ट दिस इज जस्ट लाइक द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अभी हम देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह की है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन होती है, जिसमें m जो है ना ये स्लोप होती है और c इसमें इंटरसेप्ट होता है। ऐसे ही है हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो बन गई। इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम ये जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन देखें किसी रिएक्शन के फर्स्ट ऑर्डर की, तो इसी तरह होती है। इसका मतलब है कि जो डिसइंटीग्रेशन है किसी भी न्यूक्लियर की, वो फर्स्ट ऑर्डर की जो काइनेटिक्स है, यानी कि जैसे आप केमिकल रिएक्शन में बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन या सोडो। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन का आपको मिल रहा है, डिसइंटीग्रेशन डिके रिएक्शन, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपको काइनेटिक्स नज़र आ रही है ये फर्स्ट ऑर्डर की, जस्ट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन के फर्स्ट ऑर्डर की तरह की काइनेटिक्स है। अब हम देखते हैं कि एक रिलेशन है हमारे पास यहाँ पे हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी डिके कांस्टेंट का हाफ लाइफ के साथ रिलेशन। हम कहते हैं किसी भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसकी हाफ लाइफ एक होती है। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि जैसे जो भी उसकी शुरू में अमाउंट थी वो अभी रहेगी, कुछ टाइम बाद उस जिस टाइम बाद वो अमाउंट हाफ हुई उस टाइम को हाफ लाइफ बोलते हैं। और उस टाइम को हम इंडिकेट करते हैं टी 0.5 से। 0.5 एक्चुअली 1/2 से आया हुआ है, इसका मतलब है हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ के लिए स्पेसिफिक है। यही इक्वेशन जो हमने पीछे लिखी थी, यही वाली एन एल एन एन ओवर एन नॉट इज इक्वल टू लैम्डा टी, इसको हम वन कह देते हैं इस इक्वेशन को। ये वाली जो है दिस इज आपने एंटी एल एन से लेने से पहले किया ये इक्वेशन, ये यहाँ पे एंटी एल एन आपने नहीं लिया ना, तो तब ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास आ जाती है। ये वाली दिस इज वन, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। तो इसको हम वन कह रहे हैं,
इसको हमने लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे इसको खोल रहे हैं यहाँ पे ना वापस। हम लिख रहे हैं ये माइनस साइन जो इस तरफ मौजूद था वो है, हम ln n माइनस ln n नॉट लिखते हैं। माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं तो ये ln n जो है ये प्लस हो जाता है, ln n नॉट जो है वो प्लस हो जाता है। तो ln n नॉट शुरू में आ जाएगा। अब ये रिवर्स हो जाएगा, यानी हमने माइनस साइन जो यहाँ पे मौजूद है, ये यहाँ पे माइनस साइन थी एक ना, ये आने लगे, ये मिस्टेक है, यहाँ माइनस साइन होगी। तो ये जो माइनस साइन है इधर आई हुई है ये वाली, तो ये माइनस साइन चलती जा रही है यहाँ पे। ये माइनस साइन को हमने ख़त्म किया अंदर मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है अब थोड़ी चेंज हो गई है। यहाँ पे आप देखें ln n नॉट ओवर n आ गया। यहाँ पे क्या था, कैपिटल N ऊपर था और नीचे कैपिटल N नॉट था। यहाँ पे n नॉट ऊपर है और नीचे n है और लैम्डा t है। लेकिन यहाँ और इस 1 और 2 में फ़र्क ये है कि यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे नहीं। उस माइनस साइन को यूटिलाइज करके ये n नॉट ऊपर चला जाता है और n नीचे आ जाता है। कैसे आता है ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये कैसे आ रहा है। ये हमारे पास एक इक्वेशन 2 बन गई है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे हाफ लाइफ के लिए, हम कहते हैं कि t को हम t 0.5 पुट कर लेते हैं। t 0.5 this is the time for which the half of the amount of the radioactive element has been decayed, disintegrate or decayed। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास 10 ग्राम था, तो हम कहते हैं कि t 0.5 के बाद वो 5 ग्राम है। तो यानी ओरिजिनल अमाउंट का हाफ, ओरिजिनल अमाउंट हम कहते हैं एन नॉट है, उसका हाफ अगर हम लेंगे, हाफ अगर रह जाएगा, जो अभी टूटे नहीं पार्टिकल, उनकी तादाद आधी रह जाएगी, आधी टूट गया आधी रह गई, दैट इज टाइम, दैट टाइम फ्रॉम विच the total amount is converted into half amount, this is called half life। तो यहाँ पे हम t को t 0.5 पुट कर देते हैं और कैपिटल N को n नॉट बाई 2 पुट कर देते हैं। जब हम ये पुट करते हैं तो n नॉट से कैंसिल हो जाता है और ln2 आ जाता है। और फिर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, ये 1 बाई लेमडा ln2 आ जाता है। ln2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से लेंगे तो ये 0.693 आ जाएगा। तो अगर हम लेमडा की वैल्यू निकालना चाहें तो लेमडा की वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये टी हाफ किस पे डिपेंड कर रहा है, हाफ लाइफ है किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपके पास लेमडा पे। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हाफ लाइफ है इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये लेमडा के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट है। बाकी दूसरे जो पैरामीटर हैं जैसे कि मास नंबर है या नंबर ऑफ एटम्स हैं या कोई और दूसरा फैक्टर, उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, लेमडा पे, डीके कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। कौन हाफ लाइफ इज डिपेंडेंट अपॉन डीके कांस्टेंट। और यहाँ पे हमें इसका रिलेशन अगर हम आपस में देखते हैं तो इसका रिलेशन हमें इनवर्स नजर आता है। हाफ लाइफ इज फिक्स्ड फॉर अ पार्टिकुलर सब्सटेंस, यानी खास जो सब्सटेंस है जैसे यूरेनियम है या नेपचूनियम है, हर एक अपनी हाफ लाइफ होती है, तो वो एक फिक्स्ड पीरियड है। अब हम ये जो इक्वेशन 2 है हमारे पास ये वाली, इसमें हम अगर लेमडा की वैल्यू पुट कर दें, लेमडा की वैल्यू है 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। तो जब हम इसे पुट कर दें यहाँ पे लेमडा की वैल्यू को, तो फिर इस इक्वेशन को दोबारा रीअरेंज करें तो स्मॉल टी इज अ टाइम, अच्छा अ सर्टेन टाइम। इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है, तो ये आ गई टी 0.5 डिवाइडेड बाई 0.693 ln n नॉट ओवर n। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक रिलेशन हमारे पास आ गया है जो कि टी और हाफ टी 0.5 में है, यानी किसी भी टाइम को हम टी कह रहे हैं और जब वो आधे रह जाएं तो उसको हम टी 0.5 कह रहे हैं।
तो दोनों के दरमियान यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन है। इस रिलेशन को हम न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक आध एग्जांपल हमारे पास है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई एक न्यूमेरिकल दिया गया है। लेट्स सपोज कि हमें कहा गया है कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ 20 दिन है, और पूछा गया है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द आइसोटोप लेफ्ट। कहते हैं 40 दिन बाद उसकी अमाउंट कितनी रह जाएगी अगर हम उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 5 बनाएंगे। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका लेमडा लेमडा डिके कांस्टेंट है, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। हाफ लाइफ हमें उसने दी हुई है, हाफ लाइफ उसने दी है जी 20 डेज, तो हम हाफ लाइफ जो है वो 20 डेज पुट कर देते हैं, तो ये लेमडा की वैल्यू आ जाती है। फिर ये वही वाली इक्वेशन है जो अभी हम देख रहे थे, या टी इधर हो या लेमडा इधर हो एक ही बात है। तो यहाँ पे 1/λ था पीछे जो हमने इक्वेशन देखी, टी इधर था, तो यहाँ हमने लेमडा इधर लगा हुआ है और टी इधर लगा हुआ है, तो आपके पास वैल्यू है। वैल्यू को पुट कर दें सबको। वैल्यू आपके पास कैसे है, यानी कि आपके पास जो टी है यानी टोटल टाइम, जिस टाइम पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस किसी एलिमेंट को या आइसोटॉप्स को, वो है 40 डेज। और जो अमाउंट शुरू में मौजूद थी वो है 5 ग्राम, और कितनी बकाया बचेगी वो कैपिटल एन होता है ना, तो हम कहेंगे 5 ग्राम में से एक्स अमाउंट जो है, एक्स वो वाली अमाउंट है जो डिसइंटीग्रेट हुई, और 5 में से एक्स हम लिख देंगे। इसके बाद अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं जी। स्मॉल टी की जगह पे हम 40 लगा देंगे, 40 दिन है। एन नॉट की जगह पे हम 5 लगा देंगे, और कैपिटल एन की जगह पे 5 माइनस एक्स लगा दें। एक्स वो वाली अमाउंट है जो डिसइंटीग्रेट हुई, और यहाँ पे डिके कांस्टेंट की वैल्यू हमने सबसे पहले निकाली हुई है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद यानी एल एन लिया इसका, फिर हम एन टी एल एन लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.75। मतलब जो 40 दिन में अमाउंट जो डिसइंटीग्रेट हुई है वो है 3.75 ग्राम। अमाउंट पीछे कितनी बची? इनिशियल जो कंसंट्रेशन थी यानी एन नॉट वो 5 थी, और अमाउंट जो डिसइंटीग्रेट हुई वो 3.75। तो जो कैपिटल एन की वैल्यू है, ये कैपिटल एन की वैल्यू है, तो ये आएगी 1.25। जो एक्स थी वो 3.75 थी। इस तरह से हम कोई न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है। हम कहते हैं कि 2 ग्राम हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और 0.5 ग्राम रह गया 60 आवर्स में। अब कितना टाइम लेगा ये 10% अगर रिड्यूस हो तो उसमें कितना टाइम लेगा, यानी 60 घंटों में तो 2 ग्राम से 0.5 ग्राम पे है। लेकिन 2 ग्राम का अगर 10% अगर हम इसका डिके करें तो फिर कितना टाइम लेगा, ये इसने सवाल किया। सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। अगर वैल्यूज जो हमें दी गई हैं तो इसको देखते हुए हम डिसइंटीग्रेशन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास जो इफेक्ट है ये वही है, यानी टी आप इधर ले लें या लेमडा इधर ले लें, एक ही बात है। तो हम लेमडा पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ना ये 2.303 है, इसे ना भी लगाएं तो डायरेक्ट आप नेचुरल लॉग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको LOG वाला लॉग जिसकी बेस 10 होती है उसमें जब आप कन्वर्ट करते हैं तो ये एक फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है LN की वैल्यू को। तो यहाँ पे हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो LN है ये लॉग में चला जाए, और कैपिटल N नॉट और N जो है ये हमारे पास मौजूद है। अब क्या था, उसकी जो इनिशियल जो अमाउंट थी वो 2 ग्राम थी, यानी जो अमाउंट अभी डिसइंटीग्रेट नहीं हुई 60 दिनों के बाद भी, 60 घंटों के बाद भी, वो 0.5 ग्राम है।
जो डिसइंटीग्रेट हुई वो 2 ग्राम में से 0.5 ग्राम को माइनस करेंगे, जो कि आ जाएगा तकरीबन 1.5 ग्राम। तो 1.5 ग्राम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया है 60 घंटों में, लेकिन अभी 0.5 ग्राम जो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ तो वो 0.5 ग्राम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये कैपिटल एन की वैल्यू होगी, और ये एन नॉट है हमारे पास में। तो डिसइंटीग्रेशन से पहले शुरू में जो अमाउंट थी वो एन नॉट है, और जो अमाउंट बाकी बच गई वो कैपिटल एन है। तो 1.5 वो वाली अमाउंट होगी जो होगी एन नॉट माइनस है एन। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज लगा देंगे। तो वैल्यूज लगाएंगे तो हमारे पास जो है ना वो डिके कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, यानी लैम्डा हम निकाल सकते हैं। जब हमारे पास लैम्डा निकल आया, लैम्डा ये यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यू आई, ये हमारे पास लैम्डा आ गया। ये दिस इज द लैम्डा 2.3110 रेज़ की पावर माइनस 12 माइनस 2 पर आवर। ये हमारे पास डिके कांस्टेंट आ गया। अब हम चाहते हैं कि कितने टाइम में वो 10% में जाएगी। तो हमारे पास जो भी वैल्यू थी वो हमने किस लिए इस्तेमाल की, डिके कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए। अब हमने ये फाइंड करना है टाइम, और हम कहते हैं कि जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट थी वो उसका 10%, ओरिजिनल क्या थी 2 ग्राम, 2 ग्राम का आप 10% ले लें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10/100, तो जो 0.2 आ जाएगा। 2 ग्राम था शुरू में। हाँ जी। अब ये हमारे पास हमने यहाँ पे ना टी प्राइम, यानी पिछले फार्मूले को इससे फ़र्क करने के लिए हमने उसमें टी लगा था, इसमें हमने टी प्राइम लिख दिया। टी प्राइम वो वाला टाइम है जिसमें जो अमाउंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वो जो भी ओरिजिनल थी उसका 10% बाय जी, नेट का इशू आ गया था, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से ये प्रॉब्लम बनी है। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। ये हम लैम्डा जो है ये हमारे पास वैल्यू आ गई लैम्डा की। लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो एन नॉट जो था ना वो 2 ग्राम था। अब कैपिटल एन हमने फाइंड आउट करना है।
कैपिटल एन वो अमाउंट है जो कि हमारे पास जो है बची हुई अभी ना, यानी जो डिसइंटीग्रेट नहीं हुई। 10% जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गई है और 90% जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुई। तो हम 90% निकाल लेंगे, जो हमारे पास 2 ग्राम था, उसका जो 90% निकालेंगे तो ये 1.8 ग्राम बनता है। तो 1.8 ग्राम वो वाली अमाउंट है जो अभी डिसइंटीग्रेट नहीं, और जो हुई है वो 10% है। तो अब उसमें से 90% डिसइंटीग्रेट नहीं हुई। तो हमने कैपिटल एन की वैल्यू निकाली और इसमें पुट की, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 4.51 आवर, यानी 4.51, यानी 4.51 घंटे जो है, आवर जो है, इसमें जो है वो एलिमेंट जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 10% जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ है इस टाइम में, जो हमने फाइंड आउट करना था। अब हम मजीद इसी काइनेटिक्स को आगे लेके चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट अनडिसइंटीग्रेटेड। यहाँ पे एक हम नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कि हमें पता चल जाए कि उनकी तादाद कितनी है। उसको हम स्मॉल एन कहते हैं, यानी हम कहते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट है, हम कह रहे हैं कि वो उसकी डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो जिसमें 50% रह जाए तो एक हाफ लाइफ, फिर दोबारा 50, यानी अगर वो शुरू में 100 ग्राम था तो हम कहते हैं 2 घंटे बाद वो 50 ग्राम रह गया, तो 2 घंटे उसकी हाफ लाइफ हुई। फिर हम कहेंगे 50 जो रह गया था वो दोबारा 50 से 25 ग्राम रह गया मजीद 2 घंटों में, तो इसका मतलब है वो नेक्स्ट हाफ लाइफ, उसे हम सेकेंड हाफ लाइफ कहेंगे। फिर हम कहते हैं 25 ग्राम जो है वो अगले 2 घंटों में तीसरी हाफ लाइफ में वो 12.5 ग्राम रह गया, तो हम कहेंगे ये थर्ड हाफ लाइफ में वो 12.5 ग्राम रह गया। 12.5 ग्राम का हाफ लेंगे तो हमारे पास फोर्थ हाफ लाइफ आ जाएगी, यानी तादाद जो है ना, हाफ लाइफ की तादाद, उसको हम स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं। ये टाइम टोटल टाइम होता है, और ये अब जितनी भी हाफ लाइफ हो, हम ये टाइम वो वाला टाइम है जिसमें हम किसी भी एलिमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी ये कुछ भी हो सकता है। तो ये हाफ लाइफ का टाइम है। हाफ लाइफ के टाइम को उस नंबर से, तादाद से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास, यानी कितनी हाफ लाइफ है, दैट इज स्मॉल एन। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 कह दिया हुआ। इसमें हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा t इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई टी 0.5। तो हम स्मॉल एन की अगर वैल्यू लें तो वो t बाई टी 0.5 आ जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा मजीद समझने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं फर्स्ट हाफ लाइफ। पहली हाफ लाइफ के बाद जो तादाद होती है ना ओरिजिनल अमाउंट की, ओरिजिनल अमाउंट एन नॉट है, उसका हम 1/2 हम कहते हैं फर्स्ट, पहली हाफ लाइफ में जो 1/2 एन नॉट एलिमेंट बकाया बचेंगे इतने ही डिसइंटीग्रेट हो चुके होंगे। तो हम इसका वेट ऑफ द सब्सटेंस दैट अंडरगोज डिसइंटीग्रेशन, यानी जिसकी डिसइंटीग्रेशन हुई, वो कैसे निकलेगी, n माइनस 1/2, यहाँ एन नॉट होगा, नहीं लिखा हुआ, ये आपने खुद लिखना है। तो ये मैं इसे कोशिश करूँगा करेक्ट करके भेज दूँ, नहीं तो आप इसे लेक्चर से आप इसे खुद कर लें। यहाँ पे एन नॉट माइनस 1/2 एन नॉट, एन नॉट जैसे हम कहते हैं 10 ग्राम, तो ये 10 ही रहेगी, यहाँ पे भी 10/2 5, टोटल 5 आ गई। ये वो वाली अमाउंट है जो डिसइंटीग्रेट हुई है, और ये वो वाली अमाउंट है जो बच गई है, यानी ये बचने वाली अमाउंट है, ये तकसीम होने वाली अमाउंट है ये वाली। यानी ये डिसइंटीग्रेट, ये बच गई जो बकाया बच गई, तो ये टोटल अमाउंट थी। तो टोटल में से डिसइंटीग्रेटेड अमाउंट हम निकालेंगे तो बकाया बचने वाली अमाउंट हमारे पास आ जाएगी, जो कि इक्वल होगी, ये एन नॉट नहीं है यहाँ पे, ये गलती से लिखा है, एन है, एन इज इक्वल टू, यानी इस अमाउंट की बात हो रही है ना,
undisintegrated. The weight of the substance that undergoes ये disintegrated. डिसइंटीग्रेटेड ये थी, ये अनडिसइंटीग्रेटेड है, ये भी थोड़ा सा करेक्ट करने वाला हुआ। तो ये एन नॉट माइनस वन बाई टू एन नॉट दैट इज इक्वल टू वन बाई टू एन नॉट, यानी हम एलसीएम लेंगे ना यहाँ पे, एलसीएम अगर आप लेंगे, दो एलसीएम बचता है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू माइनस वन, तो टू माइनस वन क्या बचा, वन, यानी कि एन नॉट बाई टू, तो ये एन नॉट वन बाई टू एन नॉट आ गई, ये एन होगा। ये एन जो है ना, ये वो वाली अमाउंट है जो डिसइंटीग्रेट नहीं हुई, ये थोड़ा करेक्ट करने वाली बात है। अनडिसइंटीग्रेटेड है, विच दैट डज नॉट अंडरगो डिसइंटीग्रेशन। जो डिसइंटीग्रेट हुई है वो है वन बाई टू एन नॉट, जो डिसइंटीग्रेट नहीं हुई वो है एन नॉट माइनस वन बाई टू एन नॉट। ये मैं समझा रहा हूँ, इस पर ज़रा कंसंट्रेट करें, बाद में आप जो है ना वो परेशान ना हो इस वजह से, इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। यहाँ पे जो अनडिसइंटीग्रेटेड अमाउंट है, यानी कि जो डिसइंटीग्रेट नहीं हुई, वो है एन नॉट माइनस वन बाई टू एन नॉट। जो डिसइंटीग्रेट हो गई है वो है वन बाई टू एन नॉट। ठीक है, हम आगे चलते हैं इसी तरह से। अगर दूसरी हाफ लाइफ है तो इसको हम वैसे ही कहेंगे कि टू मल्टीप्लाइड बाई टी 0.5 सेकेंड हाफ लाइफ में ना, तो हम ये वन बाई टू का यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं सेकेंड हाफ लाइफ में, तो ये वो वाली यहाँ पे ये वो वाली अमाउंट है जो डिसइंटीग्रेट हो गई है। तो हम टोटल में से जो ये वन बाई फोर मेन अनडिसइंटीग्रेटेड जो है वो आपके पास द वेट ऑफ सब्सटेंस दैट अंडरगोस डिसइंटीग्रेशन एन नॉट माइनस ये जो डिसइंटीग्रेट हुई है, ये डिसइंटीग्रेट हुई है, यहाँ पे भी ये 3/4 रह गया 75% सेकेंड हाफ लाइफ में। तो ये 75% जो है, अगर हम थर्ड हाफ लाइफ की बात करते हैं तो जो डिकम्पोज होने वाली अमाउंट है वो है वन बाई एट एन नॉट, दैट इज वन बाई टू की पावर थ्री एन नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी उसी तरह जैसे हमने शुरू में लिखा था ना, एन नॉट माइनस वन बाई टू एन नॉट, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एन नॉट माइनस वन बाई एट एन नॉट, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एन नॉट माइनस वन बाई फोर एन नॉट, यहाँ पे हम लिख रहे हैं चौथी हाफ लाइफ में एन नॉट माइनस वन बाई फोर एन नॉट। तो जो अमाउंट हमारे पास डिसइंटीग्रेट होने अब कितने परसेंट, अब पहले में 50%, फिर 75% डिसइंटीग्रेट हुई, फिर 87.5% डिसइंटीग्रेट हुई, फिर 93.7% डिसइंटीग्रेट हुई। इसको यहाँ पे हमने एक जनरलाइज किया है, इस पे आपको थोड़ा सा यहाँ से आपको क्लियर होगा। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी हाफ लाइफ है, वो वन बाई टू की पावर एन है, स्मॉल एन। ये स्मॉल एन है, ये तादाद है कौन सी हाफ लाइफ, मतलब अगर पहली हाफ लाइफ है तो यहाँ वन आएगा, अगर दूसरी हाफ लाइफ है यहाँ टू आएगा, तीसरी हाफ लाइफ है यहाँ थ्री आएगा, चौथी हाफ लाइफ है यहाँ पे फोर आएगा। तो ये जनरल फार्मूला बनता है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट गेट्स डिसइंटीग्रेटेड एन नॉट माइनस वन बाई टू की पावर एन, स्मॉल एन। यहाँ पे हम लिख रहे हैं एन नॉट को हमने लिया है कॉमन, तो ये आ जाएगा वन वन माइनस वन बाई टू की पावर एन। तो अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस दैट रिमेन अनडिसइंटीग्रेटेड आफ्टर एन हाफ लाइफ, तो ये आ जाएगी कैपिटल एन इज इक्वल टू एन नॉट वन बाई टू की पावर एन। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगी, यहाँ स्मॉल एन की वैल्यू पुट कर देंगे, स्मॉल एन की जो वैल्यू है वो क्या है, टी ओवर टी 0.5 जो हमने शुरू में लिखी थी। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया जो कि कैपिटल एन है। अब एन हाफ लाइफ, एन जो है ये तादाद है हाफ लाइफ की। अब कुछ टाइम के बाद जो जो अमाउंट ऑफ द रेडिएट सब्सटेंस दैट गेट्स डिसइंटीग्रेटेड आफ्टर एन हाफ लाइफ, ठीक है, यहाँ पे जो अमाउंट आ रही है जो अनडिसइंटीग्रेटेड है वो उसको हम कैपिटल एन कह रहे हैं, जो डिसइंटीग्रेट हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है वो होती है कैपिटल एन नॉट माइनस
माइनस एन, डिसइंटीग्रेट होने वाली अमाउंट जो होती है वो होती है कैपिटल एन नॉट माइनस कैपिटल एन। यानी ये अगर हम कहते हैं ये 1 लाख है, तो ये जो बचने वाली अमाउंट है वो कैपिटल एन है। तो जो मसला हम कहते हैं कि 60,000 बच गया, तो 1 लाख में से 60,000 गया, तो 40,000 जो बचा है उसके लिए हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं। ये अब कैसे होगा, हम कैपिटल एन की वैल्यू पुट करते हैं। कैपिटल एन वो वाले न्यूक्लियाई हैं जो बच गए हैं, जो डिसइंटीग्रेट नहीं हुए, और एन नॉट जो शुरू में मौजूद थे, तो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। यहाँ पे एन नॉट को हम कॉमन लेते हैं, तो ये 1/2 की पावर एन आ जाती है। तो यहाँ पे हम एन की वैल्यू भी पुट करें तो ये आ जाता है स्मॉल टी डिवाइडेड बाई, ये लिखा है यहाँ पे आपको थोड़ा नज़र नहीं आ रहा, ये एक्चुअली लिखा हुआ टी डिवाइडेड बाई टी 0.5। तो ये जो है ना स्मॉल एन की वैल्यू है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के तौर पे कैलकुलेट कर रहे हैं उसको, आयोडीन को एग्जांपल ले रहे हैं। आयोडीन 128 है, 53 है। हम कहते हैं इसका हाफ लाइफ जो है 25 मिनट है। तो 100 मिनट बाद कितनी हाफ लाइफ होंगी? एक हाफ लाइफ 25 मिनट की है, तो 100 मिनट बाद 4 हाफ लाइफ बनती हैं, क्योंकि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाता है। तो हमारे पास 4 हाफ लाइफ है। तो इसका ये मतलब है कि 4 हाफ लाइफ के बाद जो आयोडीन की जो अमाउंट है अनडिसइंटीग्रेटेड है, वो हम कहते हैं 0.0625 रह गई है। इसको हमने आगे नेक्स्ट एक ग्राफ में भी शो किया हुआ है। ये हमारे पास 0 टाइम फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाफ लाइफ है। ये शुरू में जो 1 ग्राम थी, पहली हाफ लाइफ के बाद 0.5 ग्राम रह गई, दूसरी हाफ लाइफ के बाद जो है ये 0.25 ग्राम रह गई, तीसरी हाफ लाइफ के बाद 0.125 ग्राम रह गई, चौथी हाफ लाइफ के बाद ये 0.0625 ग्राम रह गई। इस तरफ हमने टाइम लिया हुआ है, इंक्रीज हो रहा है, और ये हमने फर्स्ट हाफ लाइफ को मार्क किया, सेकंड को, थर्ड को और फोर्थ को मार्क किया। इधर इसकी जो अमाउंट है ग्राम में जो हमने ली हुई है, शुरू में 1 ग्राम थी, और ये जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, हर हाफ लाइफ में वैल्यू जो है वो पहले से हाफ हो रही है। यानी इसका हाफ, दोबारा इसका हाफ, तीसरी बार इसका हाफ, चौथी बार इसका हाफ, पांचवी बार इसका हाफ। तो इसको हमने 1/2 की पावर n लिख दिया हुआ है। अगर हम 4 कहते हैं तो ये इतनी अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी। फिर इसके बाद न्यूक्लियर जो स्टेबिलिटी होती है उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन है, इसे हम एफ से इंडिकेट कर रहे हैं। फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, इसे हम बी के ऊपर ये हमने एक, आप समझ लें कि एक लाइन डाली हुई है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को। न्यूक्लियर शेल मॉडल, जिसे हम मैजिक नंबर्स भी कहते हैं, कि कुछ जो न्यूक्लियर हैं उनके पास मैजिक नंबर मौजूद होते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी भी मैजिक नंबर पर डिपेंड कर रही है। इवन और ऑड नंबर जो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पे, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं स्टेबिलिटी को। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो भी है। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में हैं। हम वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है पैकिंग फ्रैक्शन। अब ये पैकिंग फ्रैक्शन होती क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन किसी भी न्यूक्लियस की, इसको हम एफ से इंडिकेट करते हैं, ये डिपेंड कर रही होती है, हमने जो भी न्यूक्लियस हम स्टडी कर रहे हैं उसका एक आइसोटॉपिक मास है। कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपीज में से पढ़ते हैं उसमें सबसे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निक जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इससे हमें पता चल जाता है किसी भी आइसोटॉप की मास हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ से निकाल लेते हैं। तो जो हम मास निकालते हैं उसको हम आइसोटॉपिक मास कहते हैं, जो कि एटॉमिक मास से मुख्तलिफ होती है। आइसोटॉपिक मास हमेशा मास स्पेक्ट्रोग्राफ से मिलती है आपको किसी भी न्यूक्लियस की। किसी भी न्यूक्लियस में इसलिए कह रहा हूँ कि वो कोई आइसोटॉप होगा। आइसोटॉप की किसी भी न्यूक्लियस की जो मास है वो हम उसे
स्पेक्ट्रोमीटर से जो मेजर करते हैं, मेजर्ड क्वांटिटी है स्पेक्ट्रोमीटर से, तो वो आइसोटॉपिक मास कहलाती है। तो एक्चुअल मास होती है आइसोटॉप की, जैसे हम कहते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। तो प्रोटियम की मास 1 है, ड्यूटेरियम की 2 है, ट्रिटियम की हम 3 कहते हैं। तो वो जो 3, 1, 2, 3 हैं, ये जो मास हैं इनको हम एटॉमिक मास कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमेशा जो है वो डिजिट में होती है, यानी आप किसी नंबर में होती है, पॉइंट में नहीं होती। जो आइसोटॉपिक मास है ये पॉइंट में होती है, क्योंकि ये हमें इंस्ट्रूमेंट बताता है। तो इंस्ट्रूमेंट बताता है आइसोटॉपिक मास, तो वो पॉइंट में फ्रैक्शन में हो सकती है। लेकिन जो आपकी एटॉमिक मास होती है वो हमें पता होता है कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने हैं। तो वो कोई एक होल नंबर होगा, मसलन कहते हैं 10 प्रोटॉन है तो 11 न्यूट्रॉन है, तो वो 21 आ जाएगी। 21 एक डिजिट है जिसमें फ्रैक्शन नहीं है। तो लेकिन आइसोटॉप मास का वो मुख्तलिफ होगी। वो वाली मास है जो हम मेजर करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से, जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल करते हुए। तो इस मास जो हम ऐसी किसी भी न्यूक्लियर की वो मास जो हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसे हम आइसोटॉपिक मास बोलते हैं। और वो वाली मास जो हमें फैक्ट्स पे, जैसे हम कहते हैं प्रोटॉन इतने हैं और न्यूट्रॉन इतने हैं, तो हम उसको प्लस करके जो हम मास ले रहे हैं, कितने प्रोटॉन है, तो उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। दोनों मुख्तलिफ होती हैं, तो इनका एक डिफरेंस है। यानी हम आइसोटॉपिक मास को मास नंबर से माइनस करते हैं और इसे मल्टीप्लाई करते हैं एक फैक्टर से 10 रेज की पावर 4 से, यानी 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम इसे डिवाइड करते हैं मास नंबर पे। तो इससे हमारे पास एक जो हासिल होती है वैल्यू, दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। ये पैकिंग फ्रैक्शन किसी भी आइसोटॉप की होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में हम पैकिंग फ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं। पैकिंग फ्रैक्शन में ये देखो हमने लिखा हुआ है आइसोटॉपिक मास माइनस मास नंबर डिवाइडेड बाय मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10,000। तो आइसोटॉपिक मास जो हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से ली है, दैट इज कॉल्ड एम। और ए जो है ये मास नंबर है। ये जो आपको पता है, जिसे हम कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं मास नंबर को। एम माइनस ए डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज की पावर 4। तो ये हमारे पास जो है ना पैकिंग फ्रैक्शन आ जाती है आइसोटॉपिक मास माइनस मास नंबर डिवाइडेड बाय न्यूक्लियॉन्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज की पावर 4। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास स्मॉल एफ आता है, दिस इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। अब ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है इसको हम कैसे देखते हैं, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन स्टेबिलिटी पे कैसे असरअंदाज होती है। ये तो अभी तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा ना कि पैकिंग फ्रैक्शन होती क्या है, ये चीज पढ़ी है। अभी हम देखते हैं कि ये हमें स्टेबिलिटी, प्रीवियस लेक्चर की स्लाइड्स आपको नहीं मिली, मैंने उसी टाइम भेज दी थी। प्रीवियस लेक्चर की स्लाइड्स वो आपके जो आपका सीआर है सदाम हुसैन, उसको भेजी हुई हैं, सदाम साहब को भेजी हुई हैं। जो पिछला लेक्चर था जो कि एक्टिनाइट्स का था, उसी टाइम उसको अपलोड कर दी थी व्हाट्सएप पे, तो काइंडली आप उससे ले लें। अगर आपको नहीं मिली तो आप कोई ग्रुप का आप मैसेज कर दें, उस ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है जी। तो अगर किसी को नहीं मिलती तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें और इसे साथ साथ तैयार करें। आपके पास टाइम नहीं होने वाला, पेपर अचानक आ जाने और फिर आप स्लाइड ढूंढेंगे कि स्लाइड किधर से हैं कैसे हैं, तो फिर आपको कुछ समझ भी नहीं आनी। तो अभी अगर आप इसको लेक्चर को पढ़ लिया करें तो आपके लिए ये आसानी होगी। मैं स्लाइड अभी इसकी अपलोड कर दूंगा, ये जैसे ही लेक्चर खत्म होगा मैं स्लाइड अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, अब ये है कि यार अभी ये खत्म तो होने दो ये टॉपिक, फिर काफी की बात करते हैं ना। अभी टॉपिक हमारा चल रहा है, आप बीच में कह रहे हैं काफी काफी है, तो ये खत्म होगा तो फिर
कोई टॉपिक खत्म होता है तो फिर काफ़ी कहा करें नया टॉपिक शुरू होने से पहले। अभी हम पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, इसे खत्म होने दें। अब हम कहते हैं कि ये पैकिंग फ्रैक्शन न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पे कैसे असरअंदाज होती है। हम देखते हैं कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है, ये वैल्यू इसकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो जो न्यूक्लियाई हैं वो स्टेबल होंगे। हम एग्जांपल में कहते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है 16, इसकी वैल्यू -3.6875 है, स्मॉल एफ की जो वैल्यू है पैकिंग फ्रैक्शन की, तो ये काफ़ी स्टेबल है। ऑर्गन की वैल्यू -9.404 है, ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो ऐसे न्यूक्लियस स्टेबल कहलाते हैं। तो ये जब होता है जब आइसोटोपिक मास जो है ये कम हो मास नंबर पे। ये बात आप समझ रहे हैं? आइसोटोपिक मास वो वाली मास है जो आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कार्बन के आइसोटोप है 12, 13, 14, हम कहते हैं 3 आइसोटोप है 12, 13, 14। तो 12, 13, 14 ये मास नंबर है। तो हम अगर 14 वाले को स्टडी कर रहे हैं तो ये आइसोटोपिक मास है वो कम होगी। यहाँ पे ना 13 वाले 14, 13 यहाँ पे फर्क जो है वो बढ़ जाएगा। अब आइसोटोपिक मास का अगर हम 12 वाले को स्टडी कर रहे हैं तो कम होगी, अगर हम 14 वाले को स्टडी कर रहे हैं तो ज्यादा होगी। तो अगर आइसोटोपिक मास कम होगी मास नंबर से तो हम कहेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव आ रही है। तो अगर नेगेटिव आएगी तो न्यूक्लियर जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। व्हेन अ न्यूक्लियाइड हैव अ लो पॉजिटिव, अगर तो पॉजिटिव है लेकिन बहुत कम वैल्यू है तो भी वो स्टेबल होगा। जैसे कार्बन है, इसकी जो है ना वो पैकिंग फ्रैक्शन +3.166 आ रही है। हीलियम की हम कहते हैं 6.5 है, तो ये स्टेबल है। अगर वैल्यू बहुत ज्यादा हाई आ जाए, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, तो वो न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल होते हैं और वो डिसइंटीग्रेट करते हैं। ये यहाँ पे हमने ना एक ग्राफ बनाया हुआ पैकिंग फ्रैक्शन के लिए। यहाँ पे ये आप लाइन देख सकते हैं, इस तरफ ये जो वैल्यू है ये पैकिंग फ्रैक्शन की है, यानी पैकिंग फ्रैक्शन को हम स्मॉल एफ से इंडिकेट कर रहे हैं। ये पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू और इस तरफ हमने मास नंबर लिए हैं। जैसे जैसे हम देखें कि मास नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, यहाँ पे तो ये कम हो रही है, फिर ये कम, फिर ये यहाँ पे फिर बढ़ना शुरू होगी, ये यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होगी, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको यहाँ इंक्रीज जो है इंक्रीज को देखते हैं तो यहाँ पे इसी चीज़ को हमने थोड़ा सा आगे डिस्कस भी किया है पैकिंग फ्रैक्शन को। हम कहते हैं कार्बन 12 और हीलियम 4 जो है, ये कार्बन 12 यहाँ पे लाई कर रहा है, हीलियम 4 यहाँ पे लाई कर रहा है, ऑक्सीजन 16 यहाँ पे लाई कर रहा है। तो कार्बन 4 और कार्बन 12 और हीलियम 4 जो है ये लो पॉजिटिव वैल्यूज हैं पैकिंग फ्रैक्शन की, तो ये स्टेबल है। ऑक्सीजन 16 जो है ये नेगेटिव वैल्यू है, ये भी स्टेबल है। ये ऑक्सीजन 16 है, ये स्टेबल है। यानी नेगेटिव वैल्यू तो स्टेबल है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू भी जो कम है वो स्टेबल है। फिर हम कहते हैं कि कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मोलिब्डेनम है, टेक्नीशियम है, रुथेनियम है, रोडियम है, प्लैटिनम है, सिल्वर है। ये इनकी जो पैकिंग फ्रैक्शन है यानी 45 के इर्द गिर्द है, इनकी नेगेटिव वैल्यू आती है पैकिंग फ्रैक्शन की, तो ये भी हाईली स्टेबल न्यूक्लियाई है। अब अगर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कम है, पॉजिटिव है लेकिन है बहुत कम, तो वो भी स्टेबल में आता है। तो ऐसी वैल्यू जो जिनका मास नंबर 190 से कम हो, the value of packing fraction is positive for the elements having mass number more than 190, उनकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, इट बिकम्स मोर पॉजिटिव एज द मास नंबर इंक्रीजेज। अब जो है वो स्टेबिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी। अब जो स्टेबिलिटी ऑफ दीज आइसोटोप गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड इंक्रीज इन मास नंबर उनके बढ़ना शुरू हो गए और स्टेबिलिटी कम होना शुरू होगी। जब मास नंबर हम बात कर रहे हैं 190 से ऊपर वालों की, ये फिर जो है ना वो पैकिंग फ्रैक्शन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है और मास नंबर भी बढ़ रहे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन भी बढ़ रही है। अब ऐसे न्यूक्लियस जिन मास नंबर 230 से ऊपर है, मास नंबर 230 से ज़्यादा है, उनकी पैकिंग फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स
कहलाते हैं, वहाँ पे जो है वो डिसइंटीग्रेशन होती है स्पॉन्टेनियसली, यानी अल्फ़ा बीटा पार्टिकल जो है वो मिट होते हैं। तो यहाँ पे हमने इस ग्राफ में देखा कि 5 केसेस देखे। पहले हमने कहा कि नेगेटिव वैल्यू वाले बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, फिर पॉजिटिव वैल्यू अगर कम है तो वो भी स्टेबल है। फिर हमने कहा कि कुछ ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनकी नेगेटिव वैल्यू होती है, वो भी स्टेबल है। फिर हमने कहा कि मास नंबर 190 से 230 के दरमियान वाले जो हैं, इनकी पॉजिटिव वैल्यू तो है, बढ़ रही है, यानी मास जो उनकी जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो ज़्यादा हो रही है, लेकिन इनमें फिर भी जो है वो मास नंबर बढ़ रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ रही है, तो ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और जब हम कहते हैं कि मास नंबर 230 से ऊपर वाले एलिमेंट की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा, उनका पैकिंग फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होती है। तो ये खुद ब खुद जो है वो एलिमेंट टूटते हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल एमिट करके अपने स्टेबल जो एलिमेंट हैं उसमें कन्वर्ट होते हैं। ये हमारे पास एक हमने आर्गन है, इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो कैलकुलेट की हुई है यहाँ पे न्यूमेरिकल में। हम कहते हैं मास हमारे पास आर्गन की, ये आइसोटॉपिक मास है, ये वाली जो हमें इंस्ट्रूमेंट से मिल रही है, ये आइसोटॉपिक मास है, ये वाली आइसोटॉपिक मास है, और ये जो है ना ये मास नंबर है 40। ये हम देखते हैं ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ये नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट करती है कि ये जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अभी हम इसकी जो है ना स्टेबिलिटी के फैक्टर पढ़ रहे हैं, ये अभी हमने जो शुरू किए थे ये स्टेबिलिटी के फैक्टर थे, तो ये हमने इसमें पैकिंग फ्रैक्शन पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पैकिंग फ्रैक्शन हमारा यहाँ पे एंड होता है। ये यहाँ पे हमने ये न्यूमेरिकल एक आखिरी देखा, यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद हमें कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो कि डिस्कस किए गए हैं, और फिर जो है ये मास इफेक्ट यानी आगे की तरफ हम मूव करें। तो ये हम स्लाइड नंबर 44 पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम 45 स्लाइड से शुरू करेंगे। तो ये पहली जो 44 स्लाइडें हैं ये मैं अभी आपको सद्दाम हुसैन का